गुड इवनिंग बच्चों सभी को। तो नमस्कार, मैं अमित कुमार द्विवेदी आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल E3 एकेडमी पर स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास की टाइमिंग थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। एक्चुअली कुछ नेटवर्किंग इशू था। जैसा कि आप सबको पता है, जो लोग मोस्टली सतना से बिलोंग करते हैं, कि सुबह से ही मौसम का मिजाज थोड़ा सा बिगड़ा सा लग रहा है पिछले 1-2 दिनों से। तो शाम को थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण से क्लास को थोड़ा सा डिले किया गया। तो बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत हो जाया करिए। काफ़ी सारे बच्चों ने तो कमेंट भी किया कि सर क्या आज फिर से क्लास ऑफ रहेगी। बेटा मैंने बता दिया ना कि ऐसा नहीं है, क्लास क्यों ऑफ रहेगी। ठीक है, कुछ कार्यक्रम आते हैं तो क्लास ऑफ रहती है, क्लास बिल्कुल ऑफ नहीं रहेगी। बाकी बेटा ये ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है तो कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि क्लास को बंद किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं ऋण पत्र संबंधी लेखे चैप्टर के बारे में। और अगर बात की जाए तो हम लोग इसका पार्ट दूसरा देखेंगे, जैसा कि ऊपर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसका मतलब यह कि ऋण पत्र संबंधी लेखे का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। यदि आपने इसके पहले इसके पुराने वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो इसका पुराना पार्ट 1 जरूर देख के आइएगा, तब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। निश्चित रूप से ये बेहद ही सरल चैप्टर है और आप सभी लोगों को बन भी रहा होगा। बच्चा, कल हम लोगों ने बात की थी ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया था कि जब कंपनी के द्वारा पैसे की प्राप्त करना होता है तो अंशों के निर्गमन के साथ साथ ऋण पत्रों का भी निर्गमन किया जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि ऋण पत्र कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का एक प्रमाण पत्र होता है, जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि इस व्यक्ति के द्वारा इतना पैसा कंपनी को दिया गया है, जिसका भुगतान कंपनी के द्वारा एक निश्चित समय में या निश्चित समय के अभाव में कंपनी के समापन के अवसर पर ब्याज सहित भुगतान करना पड़ता है। यही क्या कहलाता था? ऋण पत्र कहलाता था। और जो ऋण पत्रों को लेता था वो ऋण पत्रधारी कहलाता था। ऋण पत्रों पर जो राशि मिला करती थी उसे हम लोग ब्याज के नाम से जाना करते थे। ये सारी बातें पढ़ने के बाद हम लोगों ने बच्चा मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन भी एक और पढ़ा था, जिसमें दिया हुआ था कि ऋण पत्रों के प्रकारों को समझाइए। हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी कि ऋण पत्र के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। आज बिल्कुल भी उनके बारे में चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि आज हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, अभी फिलहाल 1-2 दिन मुश्किल से आज और कल से तो हम लोग क्या सवाल इसके चालू कर देंगे। तो थ्योरी का सेशन आज लास्ट रहेगा, कल हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग जिस थ्योरी पे हम लोग बात करने वाले हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसका नाम है अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर बताइए। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है। और अगर बात की जाए तो कल भी हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, इस हिसाब से ये तीसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन चूंकि आज के हिसाब से आपका पहला क्वेश्चन। तो अंश पत्र तथा ऋण पत्र में अंतर बताइए। अंश पत्र तथा ऋण पत्र में अंतर बताइए। अच्छा, एक मजे की बात इसमें मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कभी कभी आ जाया करता है कि अंश पत्रधारी तथा ऋण पत्रधारी में अंतर बताइए। अब सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अंश और ऋण, अंश पत्रधारी और ऋण पत्रधारी क्या अलग है? बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे अंश पत्र तथा ऋण पत्र में अंतर है, उसी तरीके से अंश पत्रधारी तथा ऋण पत्रधारी में भी अंतर होता है। तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के दे सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि अंश पत्रधारी तथा ऋण पत्रधारी में अंतर बताइए, या तो क्वेश्चन आएगा अंश पत्र तथा ऋण पत्र में अंतर बताइए। तो दोनों का आंसर सेम ही होता है। ठीक है, तो परेशान मत होइए, क्योंकि काफी बार ऐसा देखने में मिलता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ने तो हमें अंश पत्र तथा ऋण पत्र में अंतर बताया था, ये तो क्वेश्चन ने अंश पत्रधारी तथा ऋण पत्रधारी में अंतर पूछ लिया। तो दोनों का आंसर सेम ही होता है। देखिए, ये जो बार बार मैं बातें बताता रहता हूं, जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि बंधक ऋण पत्र को ही सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं, नग्न ऋण पत्र को ही असुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं, अस्थायी ऋण पत्र को ही शुद्ध ऋण पत्र कहते हैं, स्थायी ऋण पत्र को ही अशुद्ध ऋण पत्र कहते हैं। ये जो बातें मैं आपको बताते चलता हूं ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम इतने से बनेगा नहीं कि आपने उसकी थ्योरी पढ़ लिया। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जा सकता है, तो बताइए आप कैसे उसका आंसर कर पाएंगे। इसलिए हमें क्वेश्चन तो याद करना ही पड़ेगा, थ्योरी साथ ही साथ इसके ये याद करना बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा अथवे में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या इसकी जगह क्या सेम थ्योरी पूछी जा सकती है कि परिवर्तित करके अगर पूछी जाएगी तो किस तरीके की पूछी जाएगी। तो मैं आपको मोस्ट ऑफ दी जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जब मैंने जो भी थ्योरी आपको पढ़ाई होगी तो वो कितने टाइप से पूछी जा सकती है उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार पूर्वक से हमेशा चर्चा की है भाई। इसीलिए तो अकाउंट में जब भी किसी व्यक्ति के मन में नाम आता है तो केवल एक ही नाम उसके मन में आता है, अमित सर का। और बिल्कुल आना ही चाहिए, क्योंकि आपको इससे अच्छी अकाउंट कभी भी नहीं मिल सकती है। क्योंकि पढ़ा तो सब रहे हैं, लेकिन
ऐसा नहीं भाई सब अपने आप में ग्रेट है, हर एक की अपने पढ़ाने की कला होती है, वैसे मेरी भी अपनी एक पढ़ाने की कला है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लासेस पसंद जरूर आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से मैं कहता हूं कि क्लासेस को रट्टा मत मारिए, अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे अंश पत्र एवं ऋण पत्र में अंतर बताइए। अच्छा, जब आप लोगों को अंतर लिखना है ना, तो एक चीज का विशेष ध्यान देना है, ध्यान से समझना, आपको क्रमांक लिखना बेहद जरूरी है, ठीक है। जब भी आपको किताब में लिखा, आपको अपनी कॉपी में लिखना है ना, बोर्ड की कॉपी में, तो क्रमांक लिखना बेहद इंपॉर्टेंट है। काफी बार देखने में आता है कि बच्चे क्या करते हैं कि सीधे अंश पत्र और ऋण पत्र लिख लेते हैं और अंतर लिख के चले आते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा काम बनेगा नहीं। आपको अगर ये 5 नंबर में आएगा तो आपको 5 नंबर लाइक उसका काम करना भी पड़ेगा। तो आपको क्रमांक लिखना है, अंतर का आधार लिखना है। काफी बार बच्चे ये भी बोलते हैं सर कि अंतर का आधार लिखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। एक काम करना, दाल चावल के साथ दाल मत खाना, ठीक है। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो फिर अगर अच्छा पसंद का खाना है और मनोरंजन लेके खाना है तो भाई चावल के साथ दाल तो होनी चाहिए। उसी तरीके से यदि आपको अंतर लिखना है तो अंतर का आधार तो होना बिल्कुल लाजमी वाली बात है, तो होना ही जरूरी है, ठीक है। तो करना अपन को ऐसे है कि एक नंबर भी हमारा नहीं कटे, और आपके एक नंबर तभी नहीं कटेगा जब आप पूरा क्रमांक के साथ अंतर का आधार सहित अंश पत्र और यहाँ पे ऋण पत्र भी लिखेंगे, ठीक है। लाइन थोड़ा सा तिरछी हो गई, कोई बात नहीं। चलो, तो क्रमांक हमने क्या डाल दिया? क्रमांक 1 डाल दिया। अंतर का आधार जिसके बारे में हमें अंतर करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे अंतर के आधार में पहले हमने यहां पे डाल दिया प्रतिफल। क्या हमने डाल दिया? प्रतिफल। क्या हमने डाल दिया? प्रतिफल। रट्टा नहीं लगा रहा, प्लीज मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि कोई भी रट्टा नहीं लगाएगा। अगर आपको मेरे से काउंट पढ़ना है ना, तो आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट से। और मैं ईमानदारी के साथ इतना ही बताना चाहूंगा, अगर एक बार आपने वीडियो को देख लिया ना, तो यकीन मानो दोबारा रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपसे याद रहेगा। फिर भी अगर कभी भूलता है तो एक बार और रिवीजन कर लेना है, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। प्रतिफल का मतलब होता है लाभ, एक प्रकार का लाभ। तो मुझे बता दो, अंश पत्रधारियों को प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है? तो आप बोलोगे अंश पत्रधारियों के अंश पत्र में प्रतिफल के बदले क्या दिया जाता है? लाभांश मिलता है। अंश पत्रधारियों को प्रतिफल के बदले क्या मिलता है? लाभांश मिलता है। प्रतिफल के बदले क्या मिलता है? लाभांश मिलता है। हम सबको पता है कि अंश पत्रधारियों को जो अंश पर लिखी राशि दी जाती है, जो अंश लेते हैं वो अंशधारी कहलाते हैं, और इन अंशधारियों को कंपनी के द्वारा इन अंशों के बदले या अंश राशि के बदले क्या दिया जाता है? लाभांश दिया जाता है। लेकिन हमें पता है कि ऋण पत्रधारी को प्रतिफल के रूप में क्या मिला करता है? बोले ऋण पत्रधारी को प्रतिफल के रूप में या प्रतिफल के बदले ब्याज मिलती है। क्या मिलती है? ब्याज। तो इन्हें प्रतिफल के बदले क्या मिलती है? ब्याज मिलती है। अंश पत्र को प्रतिफल के बदले क्या मिलता है? लाभांश मिलता है। ऋण पत्र को प्रतिफल के बदले क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। क्लियर है? यहाँ पे कोई इसमें रट्टा मारने वाली बात नहीं है भाई। हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला करके थ्योरी इसकी पढ़ी हुई है कि ऋण पत्रधारी को दिए गए ऋण के बदले कंपनी के द्वारा क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है, एक निश्चित प्रतिशत की दर से। तो सिंपल सी बात है, प्रतिफल अंश पत्र को या अंश पत्र के बदले क्या मिलता है? लाभांश मिलता है अंशधारी को। ऋण पत्र के बदले ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। क्लियर है ये बात? चलो दूसरा क्रमांक डाल लेते हैं, लिख लेते हैं स्वामित्व। क्या डाल लेते हैं? स्वामित्व। क्या डाल लेते हैं? स्वामित्व। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है। अंश पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं? तो स्वामी होते हैं। ये कंपनी के क्या कहलाते हैं? तो ये कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। ये कंपनी के क्या कहलाते हैं? स्वामी। हम सब लोगों ने अंश पत्रधारी के बारे में जब चर्चा की हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि अंश पत्र प्राय 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्वाधिकार अंश और एक होता है समता अंश। आगे हमने ये भी बात की थी आपसे कि जो समता अंशधारी होते हैं वो वास्तव में कंपनी के क्या होते हैं? वास्तविक स्वामी होते हैं। हालांकि पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें विशेष प्रस्ताव पर ही मत देने का अधिकार रहा करता था। लेकिन जब बात केवल अंशपत्र या अंशधारी की आ रही हो तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये वास्तविक क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। ये वास्तविक क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। जबकि ऋण पत्रधारी क्या होते हैं? तो ऋण पत्रधारी कंपनी के दीर्घकालीन लेनदार होते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं? ऋण पत्रधारी कंपनी के दीर्घकालीन लेनदार होते हैं। कंपनी के दीर्घकालीन लेनदार होते हैं। कंपनी के दीर्घकालीन लेनदार होते हैं। कंपनी के दीर्घकालीन लेनदार होते हैं, ठीक।
तो स्वामित्व की अगर बात की जाए तो अंश पत्र कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि ऋण पत्र कंपनी के दीर्घकालीन लेनदार होते हैं। कोई दिक्कत इस बात में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार समझो, प्रतिफल, अंश पत्रधारियों के प्रतिफल के बदले लाभांश मिलता है, अंशों के बदले। ऋण पत्रधारी को ऋण के बदले ब्याज दिया जाता है एक निश्चित प्रतिशत से। याद रखना, इनका जो प्रतिशत होता है ना, वो क्या होता है, निश्चित होता है। 10% की दर से ब्याज दिया जाएगा, 12% की दर से या 15% की दर से, तो ये एकदम क्या होता है, फिक्स होता है। आगे अगर बात की जाए स्वामित्व, ये आपको ये लिखना नहीं, आपको समझना है, बाकी तो आपको पीडीएफ में दूंगा तो आपको वो लिखना है। ये तो मैं समझाने के लिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये नहीं कि आप कंपनी के स्वामी बस लिखा, वहां पे पूरा डिटेल से आपको लिखना पड़ेगा कैसे लिखना। आप समझ बस लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है, तो आप उसको लिख लेना। बिल्कुल बेटा, हर एक चैप्टर की आपको पीडीएफ दी जाएगी और अभी तक दी भी गई है, तो परेशान नहीं होने का, ठीक है। अब अपनी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ते के अंदर आप देखिएगा बहुत सारी चीजें समाप्त कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आराम से चलूंगा, बहुत आराम से चलूंगा, भले कम पढ़ाऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीजें मैं कभी भी स्पीड में लेके चलूंगा, आपको बहुत आराम से मैं पढ़ा के चलूंगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है, ओके। अच्छा, तीसरी अगर बात की जाए तो तीसरी क्या है, हमने प्रतिफल के बारे में बात कर ली, स्वामित्व के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रबंध के भाग की। एक बात मुझे बताओ, प्रबंध में भाग कौन लेगा? प्रबंध में भाग कौन लेगा? तो बोले प्रबंध में भाग वो लेगा जो कंपनी का स्वामी होगा। जो कंपनी का स्वामी ही नहीं है, क्या वो प्रबंध में भाग ले सकता है? नहीं ले सकता। तो सिंपल सी बात है, ये प्रबंध में भाग ले सकते हैं, ये प्रबंध में भाग लेते 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 हैं। जबकि अगर बात की जाए ऋण पत्र की, तो ये प्रबंध में भाग नहीं लेते हैं, ये प्रबंध में भाग नहीं लेते हैं। अच्छा, ये प्रबंध में भाग क्यों नहीं लेते हैं भाई? ये प्रबंध में भाग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये क्या कहलाते हैं? स्वामी नहीं कहलाते हैं। अब ये जब स्वामी ही नहीं है तो प्रबंध में भाग कैसे लेंगे? और चूंकि ये स्वामी कहलाते हैं इसलिए प्रबंध में भाग भी लेंगे। अब आप में से कुछ बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं कि प्रबंध क्या कहलाता है। देखिए, वास्तव में तो प्रबंध नाम का एक कॉन्सेप्ट ही आपके उसमें है व्यावसायिक अध्ययन में। तो आपने बहुत विस्तार से पढ़ा होगा कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसका पूर्व समायोजन कर लेना, उस कार्य को करने से पहले उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर लेना, उस कार्य को कैसे करना है, कार्य जब किया जा रहा हो तो उसके बारे में संगठन नियंत्रण समन्वय करना, ये सारी चीजें ही क्या कहलाती है? प्रबंध कहलाती है। तो उसी तरीके से कंपनी के प्रबंध का मतलब होता है कंपनी में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितना निर्णय करना है, कितनी पूंजी लगाना है, इन सारी चीजों का जो प्रबंध कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है, वही प्रबंध होता है। तो जो कंपनी के स्वामी होंगे वही तो प्रबंध का काम करेंगे, ना कि कंपनी के लेनदार प्रबंध का काम करेंगे। तो अगर बात की जाए प्रबंध में भाग की, तो अंश पत्रधारी को प्रबंध में भाग लेते हैं या भाग लेने का अधिकार होता है, इन्हें प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है। चौथी अगर बात की जाए तो क्या? हानि होने पर, हानि होने पर, हानि होने पर इन्हें लाभांश नहीं मिलता है। अब मैंने आपको बताया था कि यदि कंपनी को हानि होती है तो हानि होने पर इन्हें लाभांश नहीं मिलता है, लाभांश नहीं मिलता है। तो कंपनी में अगर हानि हो रही है तो लाभांश नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा हानि हो गई है तो लाभांश तो छोड़ो, इनको पूंजी भी नहीं मिलती है, पूंजी की वापसी भी नहीं होती है, पूंजी की वापसी भी नहीं होती है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हानि हो गई है व्यापार में। लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो इन्हें एक निश्चित प्रतिशत से इनका ब्याज जरूर दिया जाता है, एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज जरूर मिलता है, एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज जरूर मिलता है, एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी को हानि हो रही हो या लाभ हो रहा हो, इससे इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऋण पत्रधारी को एक निश्चित समय में, जो समय निर्धारित किया गया होगा, उस निश्चित समय में ब्याज सहित पैसा देना ही पड़ेगा, भले कंपनी को अपनी गिरवी रखी हुई संपत्ति को बेच करके उसका भुगतान करना पड़ेगा तो करना चाहिए, क्योंकि इन्हें निश्चित प्रतिशत से ब्याज जरूर मिलता है, कंपनी को हानि हो या कंपनी को लाभ हो रहा हो, इस बात को विशेष जोर देना। तो क्लियर है ये बात, हानि होने पर इन्हें लाभांश भी नहीं मिलता, इनकी पूंजी की वापसी भी नहीं हो पाती है, लेकिन ऋण पत्रधारी को एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज की राशि जरूर दी जाएगी, चाहे वो हानि में कंपनी चल रही हो या लाभ में चल रही हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ऋण पत्रधारी में, ठीक है। अच्छा, तो आप ये भी कह सकते हो कि प्रायः कम जोखिम वाले होते हैं और इनमें जोखिम अधिक होता है, बिल्कुल जोखिम अधिक होता है। अब आप में से कुछ बच्चे जिन्होंने वास्तव में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, अगर
अंश वाले चैप्टर को, तो मेरे से बोल सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था तो आपने ये भी बताया था कि जो पूर्वाधिकार अंश रहते हैं उन्हें एक निश्चित प्रतिशत से राशि वापस की जाती है। बिल्कुल, पूर्वाधिकार अंशों को की जाती है, लेकिन जब बात यहाँ पे अंश की जा रही है ना, बात जब अंश पत्र की जा रही है ना, तो अंश पत्र और अंश का मतलब सदैव आप समता अंश से लगाना। सदैव आप किससे लगाना? समता अंश से। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि समता अंश कंपनी के स्वामी होते हैं। आप सबको पता है कि समता अंशधारी ही प्रबंध में भाग ले सकते हैं। आप सबको पता है कि कंपनी में लाभांश भी किसको मिलता है? समता अंशधारियों को ही मिलता है। तो लॉजिक वाली बात है, समता अंशधारी की यहाँ पे बात हो रही है, ना कि पूर्वाधिकार अंशधारी की। यह बात आपकी क्लियर हो गई? बिल्कुल। आपके मन में जो भी प्रश्न उठेंगे आप परेशान मत होइए, उन प्रश्नों का उत्तर आपसे पहले जो आपके मन में उठेंगे मैं दे चुका हूंगा। बस आप ईमानदारी से वीडियो को देखा करो और जो आपको पीडीएफ दी जाती है उस पीडीएफ को एक बार ईमानदारी से देख करके लिख लिया करो। बच्चा गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि जीवन में कभी आपको इस तरह की अकाउंट नहीं मिलने वाली है। चलो ठीक है, तो ये ठीक हो गई। पांचवें पॉइंट की अगर बात की जाए तो क्या है? पूंजी या ऋण। पांचवा पॉइंट क्या है? पूंजी या ऋण। पूंजी या ऋण। अच्छा देखो, वैसे तो यह बात कंफर्म है कि अंश पत्रधारी से भी क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ऋण पत्रधारी से भी क्या मिलता है? पैसा मिलता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, बहुत आराम से समझ के बताइएगा। मुझे आप एक बात बताइए कि यदि जैसे कि मैं पढ़ाता हूं तो आप लोगों के द्वारा जो मुझे दी जाती है उसे आप लोग क्या कहोगे? मजदूरी कहोगे क्या? नहीं ना, क्या बोलोगे? फीस कहोगे। क्या कहोगे आप? फीस कहोगे। लेकिन जो मैं अपने वर्करों को देता हूं, वर्कर का मतलब जैसे हमारा टेक्निकल टीम में लगा हुआ है ना, जैसे हमारा सर्वर वाला काम जो देखता है, जो हमारा मेमोरी का काम देखता है, जहां से आप लोग वीडियो पा पाते हो, तो उसको हम लोग क्या देते हैं? सैलरी देते हैं, वो हमारे वर्कर हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को आप लोग क्या दे रहे हो? पैसा, फीस है। क्या वो सैलरी और फीस में अंतर है? पैसा ही तो दे रहे हो, उसको भी पैसा दे रहे हो, आप मुझे भी पैसा दे रहे हो। लेकिन आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम इस सर को मजदूरी दे रहे हैं या हम इस सर को सैलरी दे रहे हैं, नहीं ना। तो ऐसे ही अगर बात की जाए, कोई मजदूर है, मजदूर को मजदूरी दी जाती है। आप नहीं कह सकते कि मैंने अपने घर में मजदूर लगाया तो उसको मैंने फीस दी, नहीं ना। तो कहने का क्या मतलब है कि कार्य के हिसाब से, उस व्यक्ति के हिसाब से वो पैसा क्या होता जाता है, उसके नाम परिवर्तन होते रहते हैं। उसी प्रकार से अंश पत्रधारी के द्वारा दी गई राशि क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। अंश पत्रधारी के द्वारा दी गई राशि क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है, जो अंशों के बदले दी जाती है। जो अंशों के बदले राशि दी जाती है वो क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। लेकिन जो ऋण पत्रों के बदले राशि दी जाती है वो क्या कहलाता है? ऋण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ऋण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ऋण कहलाता है। और बच्चा इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ऋण के बदले क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है। इसीलिए बच्चा मैंने आपको बताया था कि ऋण के बदले क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है। और इस पूंजी के बदले क्या दिया जाता था? लाभांश दिया जाता था। इस पूंजी के बदले क्या दिया जाता था? लाभांश दिया जाता था। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। देखिए पैसे तो दोनों से ही मिल रहे हैं, लेकिन अंश पत्रधारी से प्राप्त हुई राशि पूंजी कहलाती है और ऋण पत्रधारी से प्राप्त राशि क्या कहलाता है? ऋण कहलाता है। क्लियर है बात? यहाँ पे कंफर्म हो रहा है आपको? चीजें बात समझ में आ रही है कि ऐवे ही दिमाग से निकल रहा है? देखो ऐसा तो होगा नहीं कि हम पढ़ाएं और आपको समझ में ना आए। ये कभी कभी मैं झूठ बोलता रहता हूं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं भी समझ में आ रहा हो, लेकिन अगर आपको ये पढ़ाई हुई अकाउंट नहीं समझ में आ रही है तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको अकाउंट पढ़ाए और आपको समझ में आए, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना। तो अंशों पर प्राप्त राशि क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। और ऋण पत्रों पर प्राप्त राशि क्या कहलाता है? ऋण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋण कहलाता है। अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहां पे और समझो, लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि यहां पे तो अपन ने देख ली है। फिर बात करते हैं राशि की वापसी, छठवां। वैसे तो 5 ही आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी एक चलो और इसको एक्सप्लेन की देते हैं। राशि की वापसी, देखो अंश पत्रधारी को राशि की वापसी हमेशा कंपनी के समापन के समय किया जाता है। कब किया जाता है? कंपनी के समापन के समय ही इनको राशि की वापसी की जाती है, जब कंपनी समापन होगी। लेकिन आपको पता है ऋण पत्रधारकों को एक निश्चित समय में या निश्चित समय के अभाव में, या तो एक निश्चित समय में या निश्चित समय के अभाव में, निश्चित समय के अभाव में कभी भी भुगतान किया जा सकता है। या तो एक कंपनी निश्चित समय में या निश्चित समय के अभाव में कभी भी इनका क्या किया जा सकता है? भुगतान किया जा सकता है। निश्चित समय के अभाव में कभी भी भुगतान किया जा सकता है। कल ही बच्चों हम लोगों ने बात की थी, जब हम लोग बात ऋण पत्र के बारे में कर रहे थे, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋण पत्र धारकों का जो भुगतान होता है वो निश्चित समय में या निश्चित समय के अभाव में कभी भी किया जा सकता है। जबकि अगर बात की जाए कि अंश पत्रधारियों का भुगतान कंपनी के समापन के अवसर में ही किया जाता है। ठीक है, तो इनका भुगतान कभी भी किया जा सकता है, निश्चित समय में या निश्चित समय के अभाव में। अब आप में से एक वो लड़का या लड़की मेरे से पूछ सकता है कि सर कल आपने बताया था कि जो अशुद्ध ऋण होते हैं उनका भुगतान
जो अशुद्ध ऋण पत्र होते हैं उनका भुगतान केवल कंपनी के समापन पे ही होता है। लेकिन बच्चा उसमें जो शुद्ध ऋण पत्र होते हैं उनका भुगतान तो कंपनी में किसी भी समय किया जा सकता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे शुद्ध ऋण पत्र के बारे में मैंने लिखा हुआ है। लेकिन जब बात ऋण पत्र की हो रही है तो आप शुद्ध ऋण पत्र भी समझ लो या अशुद्ध, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर ये अशुद्ध नहीं है तो इनका भुगतान निश्चित समय में या निश्चित समय के अभाव में कभी भी किया जा सकता है, या निश्चित समय के अभाव में कभी भी किया जा सकता है। लेकिन बच्चा अगर बात की जाए अशुद्ध ऋण की, तो आप सबको पता है कि अशुद्ध ऋण पत्र का भुगतान केवल और केवल कब किया जाता है, कंपनी के समापन के अवसर में ही किया जाता है। तो बच्चा ये अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर हो गया। क्लियर है? एक बात फिर से समझो, प्रतिफल अंशधारियों को प्रतिफल के बदले लाभांश दिया जाता है। ऋण पत्रधारियों को प्रतिफल के बदले क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है निश्चित दर से। स्वामित्व, कंपनी के ये स्वामी कहलाते हैं, ये कंपनी के दीर्घकालीन लेनदार कहलाते हैं। नेक्स्ट, प्रबंध में भाग, ये प्रबंध में भाग लेते हैं और ये प्रबंध में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, हानि होने पर इन्हें लाभांश नहीं मिलता है और पूंजी की वापसी भी नहीं हो पाती है, लेकिन इन्हें निश्चित प्रतिशत से ब्याज जरूर मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें निश्चित प्रतिशत से ब्याज देना ही पड़ता है, कंपनी को हानि हो चाहे लाभ। नेक्स्ट, पूंजी ऋण, अंश पत्रधारी के द्वारा दी गई राशि पूंजी कहलाती है, जबकि ऋण पत्रधारी के द्वारा दिया गया क्या पैसा क्या कहलाता है, ऋण कहलाता है। और उसी तरीके से राशि वापसी, कंपनी के समापन के समय में ही अंश पत्रों का पैसा भुगतान किया जाता है, जबकि इन्हें निश्चित समय के अभाव में या कभी भी इनका भुगतान किया जा सकता है। ईमानदारी से बच्चा बताओ, आपका ये अंतर क्लियर हो गया? अगर ये अंतर आपका क्लियर हो गया तो निश्चित रूप से क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेटली या निश्चित रूप से, देखो मेरी इंग्लिश थोड़ा सा वीक है ना, तो डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त होता है। चले बच्चा, आगे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत वाली बात होनी तो नहीं चाहिए यहाँ पे। चलो ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और वैसे भी थ्योरी जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा मेरे को किसी दिन बोल रहा था कि सर जो आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसमें कोई मोस्ट बता दो। बेटा ये सारी मोस्ट ही बता रहा हूँ, गैर मोस्ट नहीं है। थ्योरी कोई भी वेरी मोस्ट नहीं है, थ्योरी सारी की सारी ही मोस्ट है। ठीक है, तो किसी एक थ्योरी को मैं आपको बता दूं ये तो नहीं हो सकता। देखो सवालों में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया ना कि अंश में इतने सारे सवाल मैंने बताए हुए हैं, अल्प विधान के, अति विधान के, पूंजी पर निर्गमन, प्रीमियम पर निर्गमन, है ना, अंशों के अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन, जैसे मशीनों वगैरह वाला सवाल, अंशों के हरण वाला सवाल बता चुके हैं, दत्त याचना वाले बता चुके हैं। तो वहां से कंफर्म है कि उसका एक सवाल आ सकता है हरण का, पुनर्निर्गमन का, बाकी यहीं से आएगा। ठीक है, जैसे 2 पार्ट अपन ने पढ़ा होगा तो पूर्व समायोजन के सवाल मैंने नहीं बताए होंगे, तो उसकी बात अलग है। लेकिन थ्योरी तो अपन ने कोई नहीं छोड़ी हुई है, क्योंकि थ्योरी एक आनी है और एक कोई भी आ सकती है ना, तो इसलिए आपको सारी अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब बात करते हैं आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा बच्चा क्वेश्चन क्या है, ऋण पत्रों के निर्गमन से आप क्या समझते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन है ऋण पत्रों के निर्गमन से आप क्या समझते हैं। प्रविष्टि करें, क्या करें, प्रविष्टि करें। वैसे तो बहुत ही सामान्य शब्दों में बच्चा आप सबको पता है कि जिस तरीके से अंशों का निर्गमन किया जाता था उसी तरीके से ऋण पत्रों का भी निर्गमन किया जाता है। यानी कि पैसा प्राप्ति के उद्देश्य से अंशों का भी निर्गमन किया जाता था और कंपनी में पैसे प्राप्ति के उद्देश्य से ऋण पत्रों का भी निर्गमन किया जाता था। और इनका भी निर्गमन एक मुश्त या किस्तों में पैसा मांगा जाता है। जैसे कि वहां पे भी आपने देखा था कि एक मुश्त राशि मिल जाया करती थी आवेदन के साथ, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक मुश्त राशि आवेदन के साथ मिल जाया करेगी। वहां पे अपन किया करते थे ना इक्विटी शेयर होल्डर वाली एंट्री, आपको याद है, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो एक मुश्त राशि हुआ करती थी जब प्राप्त हो जाया करती थी। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक मुश्त राशि प्राप्त हो जाएगी और किस्तों में भी प्राप्त होगी। अब किस्त में कैसे, किस्त में उसी तरीके से जैसे कि वहां पे प्राप्त होती थी। यानी कि पहला किस्त किसके साथ हो सकती है, आवेदन के साथ होगी, आवेदन के साथ। दूसरी किसके साथ होगी, तो दूसरी किस्त होगी आवंटन के साथ। दूसरी किसके साथ होगी, आवंटन के साथ। तीसरी किसके साथ होगी, तीसरी होगी याचना के साथ।
तीसरी किसके साथ होगी, याचना। आगे आप सबको पता है कि याचना 3 प्रकार की होती हैं। पहली याचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम याचना, पहली याचना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम याचना। दूसरी याचना को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय याचना। तृतीय याचना और तृतीय याचना को ही अंतिम याचना कहते हैं। तो ये सारी बातें तो आपको क्लियर हैं, कोई बताने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अब देखिए एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो ऋण पत्रों का निर्गमन 3 तरह से किया जा सकता है। या तो ऋण पत्रों का निर्गमन सम मूल्य पर किया जाए, सम मूल्य पर, या तो ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर भी किया जा सकता है, या तो ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर भी किया जा सकता है, या तो ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर भी किया जा सकता है, या तो ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर भी किया जा सकता है। सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन से मतलब क्या है, प्रीमियम पर ऋण पत्रों के निर्गमन से मतलब क्या है, और बट्टे पर ऋण पत्रों के निर्गमन से मतलब क्या होता है। बच्चा आप सबने देखा है, जब हम लोग अंश पत्र या अंश वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अंशों का निर्गमन केवल और केवल प्रीमियम पर किया जा सकता है और सम मूल्य पर किया जा सकता है, बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि ऋण पत्रों का निर्गमन सम मूल्य पर भी किया जा सकता है, प्रीमियम पर भी किया जा सकता है और बट्टे पर भी किया जा सकता है। सम मूल्य पर का मतलब क्या, जैसे 10 रुपया वाला ऋण पत्र 10 रुपया में इशू किया तो ये कैसा निर्गमन कहला गया, सम मूल्य पर निर्गमन कहला गया। प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, जैसे 10 रुपया वाला ऋण पत्र और 12 रुपया में निर्गमित किया तो 2 रुपया प्रीमियम का हो गया, तो प्रीमियम पर निर्गमन हो गया। बट्टे पर जैसे 10 रुपया वाला ऋण पत्र 8 रुपया में इशू किया तो 2 रुपया क्या हो गया, बट्टा हो गया, 2 रुपया क्या हो गया, बट्टा हो गया। तो ये क्या कहला गया, बट्टे पर ऋण पत्रों का क्या कहला गया, निर्गमन कहला गया। बच्चा कोई भी अंतर नहीं आएगा अंशों के निर्गमन पर और ऋण पत्रों के निर्गमन पर, केवल और केवल वहां शेयर लगता था, यहां बच्चा डिवेंचर लगेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि वास्तव में आपने अंश पत्र वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो ऋण पत्र वाला चैप्टर ऑलरेडी बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। यहां पे भी सेम उसी तरीके से अदत्त याचना होगी, अग्रिम याचना होगी जैसे कि वहां पे हुआ करती थी, ठीक है। तो बस वहां पे शेयर होगा, यहां पे डिवेंचर होगा। आइए इसके बारे में, इसकी एंट्री के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। एक चीज और याद रखना, प्रीमियम की राशि हमेशा एक पूंजीगत क्या होता है, लाभ होता है। प्रीमियम की राशि एक क्या होता है, पूंजीगत लाभ होता है, और इसको हमेशा बट्टे को क्या कहते हैं, प्रीमियम को पूंजीगत हानि कहते हैं। क्या कहते हैं, पूंजीगत हानि कहते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे, अंशों का बट्टे पर निर्गमन के बारे में, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन के बारे में, क्योंकि अभी तो अपन नॉर्मल पढ़ रहे हैं कि अंशों का निर्गमन से आप क्या समझते हैं और अंशों के निर्गमन के समय कौन कौन सी जनरल प्रविष्टियां की जाती है। बच्चा ईमानदारी से बताइए, यहां तक की बातें आपको क्लियर है। आपने देखा कि अंशों का निर्गमन या ऋण पत्रों का निर्गमन, सॉरी अंश निकल रहे होंगे तो थोड़ा सा उसको सुधार लेना, बात हम लोग ऋण पत्र की कर रहे हैं। तो ऋण पत्रों का निर्गमन सम मूल्य पर भी किया जाता है, ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर भी किया जाता है, ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर भी किया जाता है। ऋण पत्रों का निर्गमन यदि प्रीमियम पर किया जा रहा है तो एक प्रकार का पूंजीगत लाभ है, ऋण पत्रों का निर्गमन यदि बट्टे पर किया जा रहा है तो वो पूंजीगत क्या कहलाती है, हानि होती है। ऋण पत्रों का निर्गमन तीनों दशाओं पर किया जा सकता है, जबकि बच्चा याद रखना सम मूल्य का निर्गमन केवल सम मूल्य पर, सॉरी अंशों का निर्गमन केवल सम मूल्य पर और किस पर किया जाता था, प्रीमियम पर किया जाता था। आइए हम लोग एंट्री के बारे में बात कर ले। हालांकि एंट्री इसकी तो काफी सारे बच्चों की अपने से भी बन जाएगी, लेकिन फिर भी मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को जरूर बताऊं। तो आइए एक एक करके एंट्री के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग धीरे से सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे अगर आज टाइम बचता है, वरना कल से हम लोग सीधे सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। आगे की जो थ्योरी है उस थ्योरी के बारे में बात अच्छे से करेंगे। देखिए इस चैप्टर की अगर मोस्ट ऑफ थ्योरी की बात की जाए तो 3 या 4 ही थ्योरी हैं, लगभग 3 तो हम लोगों ने पढ़ ली है, चौथी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक थ्योरी और मिलेगी, ठीक है। और एक थ्योरी और थी लेकिन वो हटा दी गई है, जो था ऋण पत्रों का शोधन। चैप्टर में थ्योरी तो थी ऋण पत्रों का शोधन या मोचन, आ जाया करता था। ऋण पत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं, ऋण पत्रों के मोचन से आप क्या समझते हैं, ये ऋण पत्रों के मोचन की विधियों को समझाइए, ऋण पत्रों के शोधन की विधियों को समझाइए। पर क्योंकि आपके सिलेबस से नए साझेदार का प्रवेश और ऋण पत्रों का शोधन या मोचन हटा दिया गया है, दैट्स वाइज वो आपको नहीं आने वाला है, ये बात को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो ऋण पत्रों का निर्गमन की प्रविष्टि हम लोग करें आवेदन पर। जैसे कि आप सबको पता है कि आवेदन पर 2 एंट्री की जाती है। पहला, आवेदन राशि प्राप्त होने पर, उसी तरीके से होगी बेटा जैसा आपने अंश में पढ़ा हुआ था, उसी तरीके से होगी, ठीक ना। पर अंतर क्या है, ध्यान से देखो, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर।
आवेदन की राशि प्राप्त होने पर एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझो। तो आवेदन की राशि प्राप्त होने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। वहां पे क्या हुआ करती थी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां क्या हो जाया करेगी, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अंतर नरेशन में भी, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहला आवेदन की दो हुआ करती थी, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, और एक होती थी आवेदन की राशि, आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, हस्तांतरित करने पर, प्रीमियम की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट। आपने वहां पे क्या एंट्री पढ़ी थी, आपने वहां पे एंट्री पढ़ी थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पे एंट्री बदल के क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है ये बात, मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां जहां वहां शेयर लगेगा वहां यहां पे क्या लगने वाला, डिवेंचर लगने वाला। ये क्या था, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर और आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित होने पर। अब बात करते हैं किसके बारे में, आवंटन के बारे में। तो दूसरी किस्त में जब पैसा लिया जाता है तो आवेदन की राशि हो जाने के बाद क्या किया जाता है, आवंटन। क्या किया जाता है, आवंटन। आवंटन की भी दो एंट्रियां होंगी, पहला आवंटन की राशि मांगे जाने पर, क्या होगी, आवंटन की राशि मांगे जाने पर, आवंटन की राशि मांगे जाने पर। नरेशन क्या होगा इसका, ध्यान से समझो। शेयर अलॉटमेंट नहीं होगा, सॉरी शेयर अलॉटमेंट कहां का भाई, डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट, शेयर नहीं डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू। ये बिकम ड्यू नहीं दिख रहा क्या, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू। चलो मैं बोल भी रहा हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। नरेशन क्या हो जाएगा इसका, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट
मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर है ये बात? यहां पे आपको पहले एंट्री क्या होगी? आवेदन पर होगा। आवेदन की दो होती है, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर तो बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, आवेदन की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, वैसे पूंजी खाता नहीं ऋण पत्र खाते में ज्यादा बोल दूंगे तो वो भी सही हो जाएगा, तो पूंजी खाते की जगह आप ऋण पत्र खाता भी लिख सकते हो। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या टू डिबेंचर अकाउंट, आवंटन की राशि मांगे जाने पर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट या टू डिबेंचर अकाउंट, आवंटन की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? कोई रट्टा आपको मारने की जरूरत नहीं है। वहां पे जिस तरीके से मांगे जाने पर बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू होता था, यहां पे डिबेंचर अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू होगा। वहां पे प्राप्त होने पर जैसे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होता था, बस यहां पे भी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगा या बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगा। इससे कोई भी मतलब नहीं है कि शेयर है कि अलॉटमेंट है, सॉरी शेयर है कि ऋण पत्र है या डिबेंचर है। एंट्री वही होनी है, बस शेयर की जगह डिबेंचर हो जाएगा। नरेशन वही होना है, बस शेयर की जगह डिबेंचर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो आवंटन की भी हमने देख ली, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो क्योंकि आपकी किताब में इस तरह का डायरेक्टली ना देकर के थोड़ा सा घुमा के दिया होगा, तो कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं। और स्क्रीनशॉट खींचने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट याद आ गया, आपको समझना था बस, बाकी कुछ थोड़ी है इसमें, कुछ भी इसमें नहीं है बेटा, बहुत सरल है ये, है ना। अब मेहनत लगन से करना चालू कर दो प्लीज, है ना, बहुत अच्छे से मेहनत करो। समय कम है ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हमारे पास तो समय ही समय है। समय धीरे धीरे कैसे निकल जाएगा बच्चा आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप अपनी मेहनत जोरों से रखिए, ठीक है, जोरों से। चलो, आवेदन पर हो गया, आवंटन पर हो गया। तीसरी हम लोग बात कर देते हैं याचना पर। अब हालांकि याचना भी 3 प्रकार की होती है, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं एक ही याचना की मैं बताए दे रहा हूं, उसी याचना में हम लोग तीनों की बात कर लेंगे। ठीक है, तो याचना की अगर बात की जाए तो पहला क्या होगा? याचना की राशि मांगे जाने पर। याचना की राशि मांगे जाने पर, याचना की राशि मांगे जाने पर। अब देखो, याचना की राशि मांगे जाने पर होता, अगर प्रथम याचना की राशि मांगे जाने पर होता, या द्वितीय याचना की या अंतिम याचना की, तो यहां पे क्या होता, बात को ध्यान से समझो। तो यहां पे होता डिबेंचर। अब अगर मान लो फर्स्ट काल का होता तो फर्स्ट लिख देते, अगर सेकंड काल का होता तो सेकंड लिख देते, अगर फाइनल का होता तो अपन क्या लिख देते? फाइनल लिख देते। काल अकाउंट डीआर टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट। मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, चीजें आप समझ पा रहे होगे। अगर प्रथम याचना की राशि मांगे जाने की एंट्री पूछता तो डिबेंचर फर्स्ट काल अकाउंट या टू डिबेंचर अकाउंट होता। द्वितीय याचना की मांगे जाने की राशि बोलता तो डिबेंचर सेकंड काल अकाउंट या टू डिबेंचर अकाउंट होता। तृतीय या अंतिम याचना की राशि मांगे जाने पर होता तो डिबेंचर फाइनल काल अकाउंट या टू डिबेंचर अकाउंट होता। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ये याचना की राशि मांगे जाने की बात हो गई। ठीक है, दूसरे की अगर बात की जाए तो फिर क्या है? याचना की राशि प्राप्त होने पर। याचना की राशि प्राप्त होने पर, याचना की राशि प्राप्त होने पर। तो बच्चे, याचना की राशि प्राप्त होने पर एंट्री क्या होगी? ध्यान से समझो। डिबेंचर, सॉरी बैंक अकाउंट, डिबेंचर नहीं होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर। फर्स्ट काल है तो फर्स्ट काल, सेकंड है तो सेकंड काल, एंड फाइनल है तो फाइनल काल अकाउंट, फाइनल काल अकाउंट। क्लियर है? नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग डिबेंचर, फर्स्ट है तो फर्स्ट काल मनी रिसीव्ड, सेकंड है तो सेकंड काल मनी रिसीव्ड, और फाइनल है तो फाइनल काल मनी रिसीव्ड। ये बात क्लियर है आपको? तो याचना की राशि मांगे जाने पर भी वही है, याचना की राशि प्राप्त होने पर भी वही है जो वहां पे शेयर में हुआ करती थी। बस फर्क बेटा केवल और केवल इतना है कि यहां पे शेयर की जगह डिबेंचर लगेगा।
तो ये दोनों चीजें आज आपको क्लियर हो गई निश्चित रूप से, ठीक है। अब देखिए कल हम लोग बात करेंगे विस्तार पूर्वक से, सवालों के बारे में भी बात होगी और ना सिर्फ सवालों के बारे में बात होगी। अब इसका मेन जो पॉइंट है वो कहां पे अटकेगा, वो बट्टे पर ऋण पत्रों का निर्गमन पे अटकेगा और सममूल्य पर और प्रीमियम पर। हालांकि ये सब आपसे बन जाता, लेकिन चूंकि काफी सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो थोड़ा सा कमजोर हैं, तो देखिए हमें तो सभी बच्चों को लेकर के चलना है ना, सही बात। तो इसलिए इन सारी चीजों को भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आवेदन, आवंटन और याचना, याचना में तीनों प्रकार की, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अंशों के या ऋण पत्रों के निर्गमन के समय जनरल प्रविष्टियों को समझाइए। तो यदि आपने जनरल प्रविष्टि समझी हुई होगी तो ही तो आप कर पाएंगे ना। तो याद रखना कभी भी डिवेंचर के साथ कैपिटल अकाउंट मत लगाना। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने पढ़ा हुआ था ना डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन या शेयर कैपिटल अकाउंट, नहीं, यहां केवल डिवेंचर लगेगा, कैपिटल नहीं लगेगा, कैपिटल नहीं लगेगा, क्योंकि डिवेंचर ऋण होता है ना कि पूंजी होती है। दैट्स वाइज, समझ रहे हो बात। तो जैसे वहां पे पहले में आपने पढ़ा था कि बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर आपने पढ़ा था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पढ़ोगे बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या टू डिवेंचर कैपिटल अकाउंट मत लगाना, डिवेंचर अकाउंट बस लिखना। समझ जाओ इस बात को। जो बात मैं बेटा आपको रोकने के लिए बोल रहा हूं ना, उस बात को विशेष तौर पर ध्यान से रोका करो। देखो पढ़ते हो आप दुनिया में कहीं से भी सकते हो, लेकिन छोटी छोटी चीजों को यदि आप ध्यान देके पढ़ोगे ना, तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। समझ पा रहे हो आप। थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस जरूर होता है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस था ना, मैंने आपको बताया शेयर की जगह आपको डिवेंचर लिखना है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, शेयर की जगह काट काट के डिवेंचर लिख देंगे, और कैपिटल का क्या करेंगे, बोले कैपिटल को लिख देंगे क्योंकि सर ने तो शेयर को हटाने के लिए बोला। जी नहीं, कैपिटल के साथ शेयर लगता है, शेयर के साथ कैपिटल लगता है, डिवेंचर के साथ कैपिटल कभी नहीं लगता, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि ऋण पत्रों पर प्राप्त राशि ऋण कहलाती है ना कि पूंजी, और अंश पत्रों पर प्राप्त राशि क्या कहलाती है, पूंजी, इसलिए शेयर के साथ या अंश के साथ पूंजी लगती है। तो चलिए बच्चों, इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज विश्राम करते हैं, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट किस लिए बोले, ऑल द बेस्ट इसलिए कि आज से मेहनत करना चालू कर दो। जो अलालपन आपने अभी तक किया ना, अब प्लीज मत करो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अकाउंट के साथ अब इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस लाऊं, लेकिन फिलहाल अभी तो इकोनॉमिक्स की नहीं चल रही है, जल्दी ही चालू करेंगे हम लोग, लेकिन अकाउंट की रेगुलर अब चलती रहेंगी, रेगुलर चलती रहेंगी। ये चैप्टर खत्म करने के बाद तुरंत अपन अवकाश ग्रहण पढ़ेंगे, और अवकाश ग्रहण के बाद सीधे कंपनी का वित्तीय विवरण में हम लोग चालू कर देंगे। बिल्कुल बच्चा, ईमानदारी से आप मेहनत करके पढ़ते रहिए, हमारी पूरी टीम। इसीलिए मैंने सर को बोला आप लेटर सारे पढ़ाइए, आप एप्लीकेशन सारे पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए। मेरे बच्चों को कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए, पूरी इंग्लिश और अकाउंटिंग को जबरदस्ती मिलनी चाहिए। तो चलो बच्चों, कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट, बाय एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।